जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है वर्तमान परिस्थिति और विचार मंथन। इसके अंतर्गत कोटेशन संख्या 1250 से लेकर 1256 तक हम बात करेंगे। आज हम यह जानेंगे कि आज की परिस्थितियों में विचार मंथन का क्या महत्व है, विचार मंथन कितना प्रासंगिक है और विचार मंथन का हमारे जीवन और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोटेशन में एक बात कही गई है कि आज संपूर्ण विश्व में आज संपूर्ण विश्व में प्रचार की होड़ मची हुई है और इस प्रचार की आड़ में असत्य को सत्य के रूप में स्थापित कर दिया जा रहा है। भावनाओं का विस्तार किया जा रहा है और दूसरी ओर बुद्धि, विवेक और तर्क को कमजोर किया जा रहा है। आज समाज में विचार विचारकों का अभाव हो गया है। देखिए, यह बात मैंने पिछली चर्चा में भी कही थी कि दुर्भाग्य से हमारे समाज में स्थिति ऐसी बन गई है कि प्रचारकों का महत्व अधिक बढ़ गया है। प्रचार के माध्यम से हम असत्य को सत्य के रूप में स्थापित कर दे रहे हैं, झूठ को सच और सच को झूठ साबित करना प्रचार के माध्यम से संभव है। उदाहरण के लिए, आजकल विज्ञापन आते हैं उत्पाद के कि आप ये खरीदिए, आप ये इस्तेमाल कीजिए। कई कई विज्ञापन तो ऐसे आते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, जो वास्तविकताओं से बहुत दूर होते हैं। उनमें विभिन्न तरह के दावे किए जाते हैं लेकिन वास्तविकता क्या होती है? वास्तविकता से वह प्रचार कोसों दूर रहता है। मैं एक उदाहरण दे देता हूं। आजकल विज्ञापन आता है कि हॉर्लिक्स पियो, हॉर्लिक्स पीने से तुम तंदुरुस्त बन जाओगे। अब हॉर्लिक्स पीने की जगह हम दूध पीने की बात करें तो क्या दिक्कत है? एक प्रचार आता है कि दाल मत खाओ, उसकी जगह पे आर्टिफिशियल प्रोटीन खाओ। अब ये बात कितनी हास्यास्पद है, लेकिन प्रचार के माध्यम से वो सभी बातें दिमाग में बैठा जाती हैं और व्यक्ति उसे खरीदने लगता है। तो मेरा कहना है कि ये इसी तरह से चल रहा है, जो कि सही नहीं है। ऐसा इसलिए है कि समाज में विचारकों का अभाव है, विचार मंथन हो नहीं रहा है। उसी के चलते ये स्थितियां आई हैं। आगे की कोटेशन में एक बात कही गई है कि के बारे में। कही गई कि ज्ञान व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है
और सुविधा उसको आश्रित। आज के समय में राजनेता अपने जनता को, जो उसके मतदाता हैं, उनको चाहती है कि वो हमारे ऊपर आश्रित रहे। वह नहीं चाहती कि वह स्वावलंबी बने। हमारे यहाँ कितनी ऐसी योजनाएं हैं कि 2,000 रुपया प्रति माह दे दो, लाडली बहन योजना, गरीब कल्याण योजना। अभी हाल ही में 2 दिन पहले बिहार में जो जो महिलाएं हैं, उनको 10,000 रुपया दे दिया गया। आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वह चाहता है कि वह उस पर आश्रित रहे। सरकार ये नहीं चाहती कि हम उन महिलाओं के लिए ऐसी व्यवस्था उत्पन्न कर दें कि भविष्य में उनको किसी से ऐसा मांगने की आवश्यकता न पड़े। वह ऐसा नहीं करेगा। अगर वह ऐसा करता है तो फिर उसे वोट नहीं मिलेगा। यही बात बाकी चीजों में भी है। धर्म गुरुओं के मामले में भी ऐसा ही देखा जाता है। वह केवल कर्मकांड की बात करते हैं। जो असली धार्मिक साहित्य है, हमारे वेद ग्रंथ, वो उनकी शिक्षा नहीं देता है। क्योंकि उनको पता है कि अगर हमारा अनुयायी शिक्षा ग्रहण कर लेगा धर्म की, तो वह मेरे पास नहीं आएगा। अगर वह सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक बन जाएगा तो वह मेरे पास नहीं आएगा। इसीलिए आजकल प्रचार को अधिक महत्व दिया जा रहा है। हर जगह देखिए प्रचार का महत्व है। आप फिल्मी सितारे हैं, अभिनेता हैं, राजनेता हैं, सबका पीआर टीम होता है। इसलिए उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें समाज में जाए। भले उनकी सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें समाज में जाएं। यही कारण है कि हम लोग राजनेता, क्रिकेट खिलाड़ी, फिल्मी सितारे को भगवान मानते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें कि विचार मंथन को प्रोत्साहित करे, कि प्रचार को। आगे का कोटेशन कहता है कि एक समय था कि समाज सेवा पूरी तरह से निस्वार्थ था और उसे अधिक सम्मान प्राप्त था। लेकिन वर्तमान समय में जब से राजनीति का, धर्म का, समाज सेवा का व्यवसायीकरण हो गया है, उसका परिणाम यह है कि अब इन बातों को, अब इन सभी चीजों को अच्छा नहीं माना जाता। राजनेता, समाज सेवी, इन सभी बातों को देखते ही लोग गिर जाते हैं, सुनते ही लोग गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आचरण से ऐसी नकारात्मकता फैलाई है समाज में कि लोग अब उन पे भरोसा नहीं करते। और यह स्थिति बहुत ही खराब है, विकट है। आगे का कोटेशन कहता है कि वर्तमान दुनिया का जो संकट है, वह संकट यह है विचारकों और विचार मंथन का अभाव। तो यह समस्या बहुत ही व्यापक है, गंभीर है और दुरूह है। लेकिन हमें इसका समाधान ढूंढना है। हमारी शक्ति तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमें इस पे काम करना ही पड़ेगा।
एक बात इसमें और कही ये इस कोटेशन में कि ज्ञान यज्ञ ज्ञान यज्ञ की बात की है कि हमारी संस्था इस मामले में सक्रिय है और हम विचार मंथन की जो हमारी पुरानी प्राचीन परंपरा रही है हम उसको फिर से पुनर्जागृत करना चाहते हैं। यह प्रयास अच्छा है और इसमें हम सभी मिलकर भाग ले रहे हैं और यही एकमात्र समाधान है। आगे की हम बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि एक समय था कि भारत पूरे विश्व में विचारों का निर्यात करता था। आज हम विचारों का आयात करते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, एक समय था कि ज्योतिष, आयुर्वेद या बाकी ज्ञान भारत से बाहर गया। पाइथागोरस जो आप बनाते हैं या बाकी चीजें हैं, ज्योतिष, आयुर्वेद, जिसकी नकल है चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, यह क्या है? यह भारत से ही गया। लेकिन आज वही भारत बाहरी देशों से आयात कर रहा है। आज हम एलोपैथी को हम मान रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि समय के साथ हमने ज्ञान परंपरा को छोड़ दिया। हमारे यहाँ ऐसी राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां बनी कि जो हमारा ज्ञान था, जो हमारा धरोहर था, वो हम भूल गए और हम जहाँ थे वहीं रहे और हमने कोई विकास नहीं किया। लेकिन उसी वक्त यूरोप में पुनर्जागरण का दौर था। उन लोगों ने अपनी ज्ञान को आगे बढ़ाया, वो हमसे आगे निकल गए। तो आवश्यकता है फिर से कि हम फिर से अपनी जो ज्ञान है, विचार है, जो हमारी उद्देश्य है, उसको हम आगे लेकर चलें। और यह तभी संभव होगा जब हम विचार मंथन की ओर जाएंगे। हमारे यहाँ शस्त्रार्थ एक परंपरा रही है, लेकिन आज हम शस्त्रार्थ हम भूल चुके हैं। तो फिर से हमें से चिंता करना होगा। आगे हम बात करते हैं कि समाज में जो विचार चल रहे हैं उनको बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ जो विचार चल रहे हैं वह बैलेंस्ड नहीं है। अब बैलेंस का मतलब यहाँ यह है कि हमारे विचार ऐसे हों जो समाज को लाभ पहुंचाए, बस बस समाज को आगे ले जाए। उसमें अतिवादिता न हो, उसमें कट्टरता न हो, उसमें जड़ता न हो, उसमें रूढ़िवादिता न हो। जब हमारे विचार संतुलित रहेंगे तभी हम अपने विचारों को पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। हमें व्यक्ति को महत्व न देकर विचार को महत्व देना चाहिए, क्योंकि विचारों से ही दुनिया चलती है। जब एक बाग में बैठा हुआ था थन न्यूटन और अब एक सेब उसके सर पे गिरता है तो उसके मन में एक
विचार आता है, यह सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। तो ये विचार ही इंसान को आगे बढ़ाते हैं, उसे महान बनाते हैं। अगर आपके विचार अच्छे हैं, उ- उदात्त हैं, तो आप आगे जाएंगे। अगर आपके विचार निकृष्ट हैं, स्वार्थपूर्ण हैं, तो आप अपना भी नुकसान करेंगे और समाज का भी नुकसान करेंगे। अंतिम जो बात इसमें कही गई है कि हमारे यहाँ जो विचार अभी चल रहे हैं, जो परिभाषाएं गलत की गई हैं, उनका एक ही उपाय है कि हम सही विचार का प्रचार करें या उसका विचार मंथन करें। ऐसा न हो कि हम किसी विचार को झूठा साबित करने के चक्कर में अनाप शनाप बात कर रहे हैं। नहीं, हमें अपने विचारों को अच्छा बनाना पड़ेगा, जो गर्भित हो, प्रासंगिक हो और जो लोक कल्याणकारी हो, जो बुद्धि, ज्ञान और विवेक की कसौटी पर खरे उतरते हों। अपने विचारों को कभी भी लागू करने के लिए कानून का सहारा लेना गलत है। हमारे यहाँ धारणा बनती है कि अगर किसी बुराई को खत्म करना है, तो भाई उसकी जगह पे कानून ला दो। जबकि देखा गया है कि जब भी कानून बनता है, उससे समस्या और बढ़ती है, उस कानून का दुरुपयोग होता है। और मेरा मानना है कि कानून उस समस्या का हल नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए हत्या करना अपराध है, फांसी की सजा है हमारे देश में। तो क्या हत्या बंद हो गई? नहीं हुई। हमें अच्छे विचार डालने पड़ेंगे, अच्छे विचारों को समाज में फैलाना ही होगा। ये थी आज का विषय परिचय, इसे मैंने आप सबके सामने रखा। आप लोगों ने हमारी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। हाँ, नमो नमः। जी बताइए आदरणीय। हाँ, धन्यवाद। आज विपुल आदर्श जी ने बहुत विस्तार से जो है कि विचार पर अपनी बात की। आज का विषय जो है कि प्रचार तंत्र पर है शायद, और प्रचार तंत्र से सब कुछ प्रभावित होता है। इसमें प्रचार तंत्र के अधीन राजनीति है, और प्रचार तंत्र जो है कि पूंजीपतियों के अधीन है, पैसे के अधीन और पैसा के आधार पर काम करता है। किस आधार पर हम प्रचार करें जिससे पैसा मिले हमें, और सारी बातें वो बताते हैं जिनसे पैसा अधिक से अधिक मिल सकता है। जहां पर पैसा नहीं है वहां पर न कोई सूचना है, न तो कोई प्रसार है उसका। और इस तरह से जो है कि हमारा प्रचार तंत्र पूरी तरह जो है कि धनाधीन है, और धन पर ही कार्य करती है। और प्रचार तंत्र का अपना व्यापक जो है नेटवर्क है, और उनका बहुत बड़ा खर्चा वर्चा है, और हर व्यक्ति तक उनका पहुंच है। और उस पहुंच का इस्तेमाल जो है कि धन
कमाने के लिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए करते हैं। अब आती है बात राजनीति की। तो राजनीति जो है कि प्रचार तंत्र से सब पूरी व्यवस्था प्रभावित होती है, जनता प्रभावित होती है, और राजनीति को जनता महत्वपूर्ण है, जन समर्थन महत्वपूर्ण है, और इसलिए वो एक प्रकार से प्रचार तंत्र के अधीन हो गए। राजनीति राजनीति के अधीन जो है कि न्याय व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, और इसी के अनुसार हर व्यक्ति की जो है कि उत्थान पतन की कहानी है। समस्याओं का आरंभ जो है कि मूल केंद्र में देखा जाए तो प्रचार तंत्र को विशेष महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि प्रचार तंत्र एक प्रकार का प्रचार प्रसार जो है कि एक समाज सेवा से संबंधित कार्य है, और प्रायः जो है कि प्रचार प्रसार करने में जो है कि समय लगता है, और धन के लालच में जो है कि प्रचार प्रसार की व्यवस्था बनती है। आज जो है कि जैसे चुनाव वगैरह होता है तो गाड़ियां निकलती है, जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, कार्यकर्ता इकट्ठा किए जाते हैं, प्रचार की व्यवस्था होती थी उसमें। तो राजनीति संपूर्ण तरह से प्रचार पर ही जो है कि टिकी हुई है। कम्युनिस्टों ने पूरे विश्व की व्यवस्था में जो हस्तक्षेप किया वह प्रचार तंत्र के बूते हैं। ईसाइयों ने संपूर्ण विश्व पर अपना जो है कि व्यवस्था थोपा, वह उसके पीछे उनका प्रचारिक तंत्र था। इस्लाम जो है कि अपने प्रचार तंत्र से जो है कि विश्व पर अपना प्रभाव दिया। भारतीय प्रचार तंत्र जो है कि अपने परंपरागत स्थिति में था, वहां पर सत्य बिलोना जो है कि महत्वपूर्ण होता था, और उसमें यह नहीं महत्वपूर्ण था कि जो है कि हम अपने विस्तार के लिए प्रचार तंत्र का प्रयोग करें। आज भारत जो है कि अपनी बातों को पहुंचाने के लिए प्रचार तंत्र का प्रयोग करने लगा है। अमेरिका वगैरह में लाबिस्ट कंपनियां होती हैं, यूरोपियन देशों में भी लाबिस्ट कंपनियां होती, भारत में भी गुपचुप लाबिस्ट कंपनियां चल रही हैं। इनका कार्य है कि दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपतियों से और वैश्विक संपन्न देशों से धन लेना और उनके सापेक्ष जो है कि प्रचार करना। अभी हाल में सूचना आई थी कि भारत ने भी जो है कि अमेरिका के लाबिस्ट से अपना जो एक संपर्क बनाया, एक लाबिस्ट कंपनी थी, नाम नहीं याद आ रहा है, और पाकिस्तान की भी अपनी लाबिस्ट कंपनी अमेरिका में है, और वह पाकिस्तान के सापेक्ष अपने जो है कि तंत्र को और प्रचार तंत्र को विकसित करती है। तो भारत को भी उसी की प्रतिस्पर्धा में अपना जो है कि प्रचार तंत्र खड़ा करने के लिए लाबिस्ट कंपनी से सहयोग किया है, और लाबिस्ट कंपनी अमेरिकी है और भारत के हिसाब से कार्य करेगी। इस तरह से जो है कि भारत को भी उस परंपरागत व्यवस्था को छोड़ करके वर्तमान जो है कि परंपरागत व्यवस्थाओं में आना पड़ा, और हमें भी जो है कि जो प्रचार तंत्र इसमें चल रहा है, तो जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है, तो लाभिष्टों से और प्रचारों से जो है कि सहयोग लेना जो है कि एक प्रकार से जो है कि बाध्यता बनती जा रही है। और पूरी की पूरी व्यवस्था जो है, चाहे धार्मिक व्यवस्था हो, चाहे जो है राजनीतिक व्यवस्था हो, धीरे धीरे प्रचार तंत्र के अधीन होता गया है, क्योंकि प्रचार तंत्र उसी का काम करेगा जो पैसा देगा, और पैसा प्रचार तंत्र को तब ही व्यवस्था हो जाएगी जब जो है कि हम कहीं से पैसा जो है कि अनावश्यक रूप से संग्रह करेंगे। तो इस प्रकार से जो है राजनीतिक व्यवस्था और जो है कि धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था कि में जो भी विकृतियां बढ़ रही हैं, उसमें प्रचार तंत्र का बहुत बड़ा हाथ है, और जो कुछ विकृतियां निवृत्त हो रही है, तो समाज के सभ्यता का, वैज्ञानिक सोच का विकास है। यह तो है कि मनुष्यानाम ज्ञानेन विशेषणा, मनुष्य जो है ज्ञान से ही विशेष होता है।
ज्ञान व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है और जब परम ज्ञान की तरफ बढ़ता है, उच्चतम ज्ञान की तरफ बढ़ता है, तब तो उसकी आत्मनिर्भरता जो है कि वास्तव में आत्मनिर्भरता में परिवर्तित हो जाती है। यदि उसका ज्ञान जो है कि धन परक हो गया और विषय विद्या परक है, तो उसके लिए सुविधाओं का आश्रय चाहिए। तो व्यक्ति जब विद्या को जो है कि विशेष विद्या विशेष विषय के लेकर के जब सुविधा आश्रित होता है, तो उसका ज्ञान जो है कि उच्चतम स्थिति को न प्राप्त करके वो अधोगति की तरफ चला जाता है। यदि हमें विषय विद्या को प्राप्त विकसित करने के लिए यदि सुविधाएं नहीं है, तो व्यक्ति अपने आत्मज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए। वो आत्मज्ञान के द्वारा जो है कि आत्मशक्ति के द्वारा हम जो है कि उस सुविधा को प्राप्त कर लें। मन अब यह ज्ञान जो है व्यक्ति अपने विषय विद्या के लिए जो है कि जब दूसरे के आश्रित होता है, तो उसका आत्मज्ञान जो है संपन्न नहीं होता, आत्मज्ञान परिपक्व नहीं हो पाता है। ज्ञान हमारा चलता रहेगा, चाहे हमें विषय विद्या के लिए सुविधा मिले या न मिले, लेकिन हम उसको आत्मज्ञान से संपादित करना शुरू कर देंगे। अपने विषय विद्या को सुविधा के आश्रित न हो। जैसे ही सुविधा के आश्रित होकर के विषय विद्या को प्रतिपादन करता है व्यक्ति, तो आत्मज्ञान की संपन्नता जो है कि नष्ट हो जाती है। और यही सबसे बड़ी विकृति होती है मनुष्य जीवन का, और परम ज्ञान के तरफ जो है कि विमुख हो जाता है। और राजनेता जो है कि नागरिक को स्वावलंबी बनाने में सहायक ना होकर, अब राजनेता जो है कि उनकी अपनी स्थिति है और सुविधा दे रहे हैं ताकि हमेशा राज्य का मुखाक्षेपी हो। देखिए, राजनीतिक का जो है राजनेता का अपना क्या चरित्र होता है यह उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मोटा मोटी राजनेता का चरित्र यह होता है उनका अपना विस्तार हो और उसके अधीन में सारी व्यवस्थाएं जो है कि दिन प्रतिदिन आती जाए। तो उसके लिए प्रायः जो है कि अपने तरह हथकंडे अपनाता है, प्रचार तंत्र की सुविधा लेता है, व्यवस्था लेता है और नागरिक को वही सुविधा देता है जो उसको जो है कि आत्मनिर्भर न बनने पाए, बल्कि वह उसके निर्भर बनता जाए, जिससे उसका विस्तार बना रहे और अपने विस्तार के लिए, सत्ता लोलुपता के लिए वह जो है कि उद्योगपतियों के सापेक्ष काम करने लगता है, प्रचार तंत्र के सापेक्ष काम कर लेता है, ताकि प्रचार तंत्र उद्योगपति उसके लिए जो है कि जन समर्थन को वो पैदा करें और उद्योगपति धन को पैदा करें। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, जैसे मकड़ी जाला बुनते बुनते अपने जाले में फंस के प्राण दे देती है, वैसे ही राजनीति का भी हाल हो गया। राजनीति जो है प्रचार तंत्र और उद्योगपतियों से इतना अधिक आश्रित हो गया है कि अब उनकी शक्ति जो है कि अब उनके पास जो है कि जारी, अब शक्ति का संतुलन जो है कि उद्योगपतियों, पूंजीपतियों और प्रचार तंत्र के पास बढ़ता जा रहा है। और प्रचार तंत्र से और उद्योग जगत से अब नेता जो है कि आयात हो गए हैं, या वो जिनको चाहेंगे वही नेता बनेगा। कमोबेशी संपूर्ण विश्व में जो है कि राजनीति की ऐसी स्थिति हो गई है जहां पर उद्योगपतियों के द्वारा ही जो है कि राजनीतिक तंत्र जो है कि धीरे धीरे जो है कि अपने प्रभाव में उनके अधीन होता जा रहा है। समाज सेवा तो तभी हो सकती है जब तक हम निस्वार्थ नहीं होंगे, जो तीसरा कोटेशन है, क्योंकि परमार्थ ही जो है कि समाज सेवा है। अब यह राजनीति, चिकित्सा, ज्योतिष, पुरोहिती, दर्शन, उपदेशन और न्याय व्यवस्था इत्यादि यह समाज सेवा ही है।
लेकिन धीरे धीरे जो है कि क्योंकि पूंजीपतियों के आश्रित सब है और पूंजीपति ही जो है कि उनको व्यवस्था देंगे, तो धीरे धीरे ये सब जो है कि व्यवसाय बनते गए। आज में कि मेडिकल सेक्टर सबसे बड़ा व्यवसाय है, एजुकेशन सेक्टर बहुत बड़ा व्यवसाय है, न्याय के क्षेत्र में बहुत सी एजेंसियां जो है कंपनियां बना के बैठी हैं और बहुत सुप्रीम कोर्ट के वकील ऐसे हैं कि जो करोड़ों रुपया फीस लेते हैं, स्थापित हैं, उनका जो है कि जजों से सेटिंग है, उनके एजेंट जो है कि बने हुए एक तंत्र बना दिए हैं कि जो एजेंट जो जजों से सीधे उनका अपना गुप्त संवाद बनाए रखती है, किस मामले में थोड़ा सा कितना वकील से कितना पैसा लेना है। थोड़ा शॉर्ट करिएगा आप। हाँ हाँ, इस हाँ प्रकार का पूरा हाँ ठीक है, आप 2 मिनट सारी व्यवस्था बन चुकी है। वर्तमान दुनिया विश्वव्यापी संकट जो समाधान है, इस पर आगे जो बातें विचारों का आयात निर्यात जो है कि तो है ही, ये लगा हुआ है। विचार जो है कि न आयात किया जा सकता है न निर्यात किया जाता है, विचार जो है कि समझा जाता है और विचारों का मुकाबला सही विचारों से करें। कहने का मतलब संवाद हम ना अपना भी हम बनाए रखते हैं, संवाद डायलॉग संवाद अधिक बना हुआ है, संवाद तर्कपूर्ण बना हुआ है, तो अपने आप सत्य विचार स्थापित होते जाएंगे और यही जो है कि मूल उद्देश्य बना के चले, हम संवाद अधिक से अधिक करें। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मंगला प्रसाद जी। बाकी के साथी बताएं। नमस्ते सभी साथियों के लिए। जी बताइए मदन जी। हाँ, तो चौथा पॉइंट जो है, मतलब कुछ ऐसी समस्याएं सारे विश्व की जिनका समाधान होना ही असंभव है, ये बात सही है। लेकिन विशेष बात यह है कि प्राचीन समय में हमारे देश में विचारक कि चाहे वो धर्म ग्रंथों के माध्यम से, चाहे से हमारे ऋषि थे, विद्वान थे, महापुरुष थे, उनके विचारों को सारी दुनिया जो है ग्रहण करती थी। और अब जो है ठीक उल्टा हो रहा है। अब विदेशी विचारों का प्रचार हमारे भारत में हो रहा है और वहाँ के विचार जो है वो मतलब यहाँ भारत में आते हैं और उनको फॉलो करते हैं, अर्थात मतलब आयात होते हैं। तो हमारी जो परंपराएं हैं वो भी मतलब उल्टी होने लगी। हम अपनी भारत छोड़ते जा रहे हैं। आज हमारे घर में कोई बच्चा होता है तो उसको मतलब जन्मदिन मनाया जाता है तो केक कटता है, जबकि केक जो है दूसरे देशों की मतलब अंग्रेजों की परंपरा है। और कम से कम मतलब 90% ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब जन्मदिन पर केक काटते हैं। तो मतलब इस प्रकार से भारत का मतलब पश्चिमीकरण हो रहा है। हमारे जो विदेशी परंपराएं हैं वो तो भारत में मतलब लागू हो रही हैं और हमारी जो परंपराएं हैं भारत की वो विदेशी मतलब ना के बराबर अपना रहे हैं। तो अब किस तरह से इन सारी समस्याओं का समाधान होगा ये तो समय ही बताएगा। दूसरी बात, तमाम देशों में आपसी संघर्ष छिड़ा हुआ है। अभी आप देख रहे हैं इजराइल ने उसको हमास वालों को भी मतलब तबाह कर दिया है, लेकिन मुस्लिम कंट्री जो है वो दबने को तैयार नहीं है। और मतलब हमास के लोगों ने इजराइल वालों को जो है बंधक बनाए हुए मदन जी हो रहा है, आपकी लाखों लोग मर आवाज रहे हैं। कट रही है। जी, तो इस तरह से जो है संघर्ष देशों में छिड़ा हुआ है। तमाम विश्व की समस्याएं हैं, उनका समाधान विचार मंथन के माध्यम से होगा। किस तरह से इन समस्याओं का समाधान होगा और किस तरह से हमारे देश में भारत में विचारक पैदा होंगे, विचारक तैयार होंगे जो भारतीय विचार विदेशों में मतलब एक प्रकार से निर्यात किए जाए। प्राचीन परंपरा जो है हमारी फिर लागू हो भारत में।
अगर हमारे देश में विचारक तैयार होते हैं, हम सब मिलजुल कर विचारक, नए विचारक तैयार करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे विचार दूसरे देशों में भी निर्यात हो सकते हैं और वहाँ के जो देश मतलब दूसरे देश के लोग उनको फॉलो कर सकते हैं। अगर हम अपने विचारों को निर्यात नहीं करेंगे या हम अपने विचार विमर्श नहीं करेंगे, अच्छे विचारों का लेखन नहीं करेंगे, साहित्यकार हमारे भारत में पैदा नहीं होंगे, मनीषी विद्वान महापुरुष मतलब उनको शिक्षा के माध्यम से या गुरुकुलों के माध्यम से अगर नहीं तैयार किया जाएगा, तो हमारी जो शिक्षा पद्धति है, प्राचीन ऋषि परंपरा है, तो वो धीरे धीरे मतलब लुप्त हो जाएगी। चलिए, और कोई बस बताइए। इतना ही बोलूंगा। और कोई कुछ? सभी बंधुओं को नमस्कार। जी बताइए पवन जी। पहला कोटेशन जो है, जो यह बताता है कि संपूर्ण विश्व में प्रचार की होड़, असत्य सत्य के समान स्थापित हो रहे हैं, भावनाओं का विस्तार किया जा रहा है, विचार मंथन कमजोर हो रहा है, प्रचारों की होड़ मची है। ठंडा मतलब कोको कोला हो गया, ब्राह्मण मतलब देश को बर्बाद करने वाला हो गया, रेडीमेड विचार बेचे जा रहे हैं। तो क्यों ना बेचे जाएं? समाज को अगर विचारशील होंगे तो लोकतंत्र का चयन करेंगे, अपने अधिकारों की बात करेंगे, और जो समाज अपने तंत्र को खो चुका है उसको कोई दूसरा क्यों पोषित करे? समाज का जब तंत्र रह ही नहीं गया है, उसके वर्ण व्यवस्था टूट गई है और दूसरी उसने कोई व्यवस्था बनाई नहीं है, तो उससे जो है जो पाएगा वही नोचेगा, और वो हो रहा है। समाज को अपनी गर्ज हो, अपनी जरूरत हो, तो वो अपनी तंत्र को बनाए, अपनी व्यवस्था को बनाए और व्यवस्था के सामने एक व्यवस्था बात रखे। नहीं तो वो जब चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा तोड़ मरोड़ देंगे। उनको काम करने की क्या जरूरत है? और ऐसे लोगों के सामने काम क्यों करें जिनकी अपनी कोई व्यवस्था ही नहीं है? जो हमारी व्यवस्था बनाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, जो सुबह से उठ के मेरे घर चला आ रहा है, मेरे घर के विकास के बारे में सोच रहा है, समय दे रहा है, शक्ति दे रहा है, विचार दे रहा है, उसको हम क्यों अपना कहने के जाओ तुम अपना घर बना लो? हम उसको बीड़ी पिला देंगे, चाय पिला देंगे, जरूरत पे 150 दे देंगे कि यहीं बने रहो तुम। ज्ञानी अभय हो जाते, आत्मनिर्भर बनता है, तो यह कहा जाता है कि ज्ञानी अभय हो जाता है। लेकिन सुविधा आश्रित हो जाता है। जिसके पास ज्ञान होगा उसको सुविधा, वो आश्रय कहीं नहीं खोजेगा, वो तो उसके लिए सुविधाएं गौड़ हो जाती हैं। तो बात गलत है कि वह सुविधा आश्रित हो जाता है। जिसके पास ज्ञान होगा उसके लिए सुविधा कोई मायने नहीं रखती। उसके लिए सुविधा या तो उसकी दरबारी होगी, उसके पास इतनी सुविधा होगी। आज देखिए प्रशांत किशोर को पास 241 करोड़ रुपया इसलिए है कि वो सबको ज्ञान देते हैं कि हाँ तुम ऐसे काम कर लो। इतना बड़ा व्यवसाय कोई है ही नहीं है कि जो वो कर रहे हैं, सिर्फ वो मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं कि हाँ मोदी जी आप कैसे प्रधानमंत्री बनोगे, नीतीश कुमार जी आप कैसे मुख्यमंत्री बनोगे, ममता बनर्जी आप कैसे मुख्यमंत्री बनोगे, लो हम बता रहे हैं। और उसके बाद उनको इतना पैसा उसकी फीस मिल रही। तो जिस मार्गदर्शन के लिए इतनी बड़ी फीस मिलती है, उसको ये समाज चाह रहा है कि हमको फ्री में मिल जाए। हमारे अगल बगल ऐसे ब्राह्मण हो जाएं जो अपना घर गिरवा लें, धनहीन होके भिक्षा मांगे और हमको सीख दे दें। अरे जब शूद्र नहीं रह गए हैं
शूद्र चाकर हो गए हैं, वैश्य नहीं रह गए हैं, वैश्य दलाल हो गए हैं, छत्री नहीं रह गए हैं, छत्री नौकर हो गए हैं, तो ब्राह्मण कहाँ से पाओगे? जिसकी जो औकात है वो चीज पाएगा ना। मोदी जी ब्राह्मण पाएंगे, नीतीश कुमार पाएंगे, ममता बनर्जी पाएंगे, वो उसकी फीस चुकता करेंगे। आप अपनी जब व्यवस्था बनाओगे, अपना तंत्र बनाओगे, तीनों वर्ण सही से काम करेंगे तो चौथा वर्ण उत्पन्न होगा। समाज सेवा पूरी तरह निस्वार्थ होने से उसे राजनीति या व्यवसाय की अपेक्षा अधिक सम्मान प्राप्त है। जब अंग्रेजों ने भारतीय व्यवस्था में प्रवेश किया तो उन्होंने व्यवसाय के माध्यम से राज्य पर कब्जा कर लिया, इसलिए राज्य व्यवस्था और व्यापार एक साथ जोड़कर पूंजीवाद शुरू हुआ। बिल्कुल सही बात है। समाज सेवा उस जमाने में निस्वार्थ हुआ करती थी जब लोगों की यह सोच थी कि अगर मेरे घर कोई मांगने आ जाए तो बिना दिए हम उसे वापस नहीं कर सकते। जिनके घर में एक ही रोटी रहती थी वो आधा दे दिया करते थे। ऐसी सोच के व्यक्तियों के लिए समाज सेवा निस्वार्थ हो सकती है। और तब राजा हम पर राज किया करते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद जब शूद्रवाद का उदय हुआ तो उन्होंने कहा कि जो है हमारा नौकर तुम्हारा वायसराय होगा। नौकर आपके लिए कभी नहीं सोचेगा, वो कितना भी आपको लूट ले उसको आप कमी लगो, आप उसका हृदय परिवर्तन नहीं कर पाओगे। आप औरंगजेब का हृदय परिवर्तन कर सकते हो लेकिन क्लाइव का नहीं, क्योंकि वो राजा नहीं। वर्तमान दुनिया का संकट विश्वव्यापी, समाधान कठिन। जो भारत पूरे विश्व को विचारों का निर्यात करता था वही भारत विदेशी विचारों का आयात क्यों करता है? देखिए, फिर मैं अपनी बात को दोहरा हूं। विचार शक्ति और संपन्नता के साथ चलते हैं। इनकी सवारी, विचारों की सवारी ही शक्ति और संपन्नता। जब इसके तीन लोग साथ में होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जब शूद्र अपनी कौशल से चाइना की तरह पूरे विश्व में लोहा मनवाएगा कि हमारे जो पेशेवर लोग हैं वो पूरी दुनिया पे राज करेंगे, जब हमारे व्यापारी वो प्रोडक्ट बनाएंगे जो दुनिया खरीदने के लिए मजबूर हो जाए, हमारे वैश्य नंबर एक के होंगे, जब हमारे क्षत्रिय, हमारी सेना मजबूत होगी, तब हमारा ब्राह्मण मजबूत होगा। इनके बिना ब्राह्मण मजबूत नहीं हो सकता। हम गलत विचारों का मुकाबला सही विचारों से ही करें, ना कि गलत विचारों को कानून से रोक कर। बिल्कुल सही बात है, हम कुछ भी कर लें, अगर हम अपनी व्यवस्था, अपना तंत्र नहीं बना सकते, क्योंकि व्यक्ति जो है व्यवस्था से कभी नहीं जीत सकता है। व्यवस्था ही व्यवस्था को जवाब दे पाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी। बाकी के साथी बताएं। चलिए हम बता दें अब क्या, ब्रजेश जी। जी बाबा जी। देखिए, आज का जो विषय है, कोटेशंस तो आज कई हैं, लेकिन सब में एक ही बात है कि भारत के पास पुराने जमाने में तर्क शक्ति थी। भारत वर्ण व्यवस्था पर चलता था, तो हमारे पास एक ऐसा वर्ग था जो जीवन भर वो विचार मंथन ही करता था, कोई काम और करता ही नहीं था। तो जो व्यक्ति जीवन भर विचार मंथन करेगा वह अवश्य ही कुछ अन्य लोगों की अपेक्षा
उसकी तर्क शक्ति मजबूत होगी। और यही कारण था कि भारत विचारों का निर्यात करता था। दुनिया के अन्य देशों में विचार करने वाले लोग कम हुए हैं भारत की तुलना में, पुराना इतिहास देखेगा तो। लेकिन बाद में अगर थोड़े समय का इतिहास देखेंगे, 1000-2000 वर्षों का, तो भारत गुलाम भी हो गया और वर्ण व्यवस्था भी विकृत हो गई। और क्या कारण हुआ पता नहीं है, लेकिन भारत में चिंतन मंथन की जो परंपरा थी वो घटती चली गई। और स्वतंत्रता के बाद तो 100% बंद हो गई। चिंतन मंथन रहा ही नहीं फिर तो। ये एक तरह से इसको भारत का भी संकट काल कह सकते हैं और दुनिया का भी संकट काल कह सकते हैं। क्योंकि अगर कोई वस्तु भारत में ही उत्पादन होता है और सारी दुनिया उसका उपभोग करती है और भारत में उत्पादन बंद हो गया, तो अब उससे भारत तो प्रभावित होगा ही। क्योंकि अब भारत को चूंकि उत्पादन बंद हो गया तो विदेशों से आयात करना पड़ रहा है और विदेशों में क्वालिटी है नहीं। भारत की जो क्वालिटी थी उससे विदेशों की क्वालिटी बहुत कमजोर है और भारत के पास अब कुछ बचा ही नहीं। तो जो कुछ विदेशों से मिल रहा, आप सोचिए आप कि हमने विदेशों से लोकतंत्र आयात किया, हम भारत में लोकतंत्र का प्रारूप नहीं बना सके। चूंकि हमारे पास कुछ था ही नहीं, इसलिए साम्यवाद हमारे यहाँ आ गया। इस्लाम को तो आप कह सकते हैं कि वो तो बलपूर्वक आया, लेकिन साम्यवाद बलपूर्वक नहीं आया। साम्यवाद वैचारिक टकराव के माध्यम से आया। और साम्यवाद जैसी रद्दी व्यवस्था जिसमें कुछ है ही नहीं, उस व्यवस्था को भारत के इतने बड़े बड़े विद्वानों ने स्वीकार कर लिया। यह आश्चर्य की बात है। क्यों कर लिया? क्योंकि हमारे पास कुछ था ही नहीं। पश्चिम से तो भारत आयात करता ही था, पहले भी करता था। तो ये एक बड़ी समस्या है। यही कारण है कि पश्चिम जो परिभाषाएं बदल दिया, हम उन बदली हुई परिभाषाओं को आंख बंद करके स्वीकार कर लिए। क्योंकि हमारे पास कुछ अपने पास तो तर्क है ही नहीं। अब आप एक समस्या सोचिए कि सारी दुनिया में ज्ञान की तुलना में शिक्षा को महत्व दे दिया गया, भारत में भी दे दिया गया। अब शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, ज्ञान का कुछ नहीं है कहीं। अंतर ही नहीं पता है बहुत लोगों को कि शिक्षा और ज्ञान में क्या अंतर है। ये इस तरह से समाज सेवा
भारत में वानप्रस्थ, वानप्रस्थ का मतलब माना जाता था कि समाज सेवा। तो वानप्रस्थी मतलब ब्राह्मण को तो अनिवार्य था ही, राजा को या क्षत्रिय को भी वानप्रस्थ लेना अनिवार्य ही माना गया था उस समय, ऐसा कुछ था। तो वानप्रस्थी समाज के की निशुल्क सेवा करते थे। और अब हमने आयात किया पश्चिम से, तो आया एनजीओ। हम एनजीओ को गाली दे करके अपना पिंड नहीं छुड़ा सकते हैं, वो भी एक व्यवस्था है। एनजीओ आ गया, अब वो एक तरह से व्यवसाय हो गया। मैं आपको एक छोटी सी घटना बता दूं, सच घटना, कि हमारे एक मित्र रामानुजगंज के, उनको एनजीओ का परमिशन चाहिए था। सन 2005 से मेहनत कर रहे थे। अब वो जो एनजीओ का परमिशन चाहिए था, वहां दिल्ली में हम लोग के ऑफिस में ही बैठ करके वो किसी से बात किए, और उस आदमी ने तय किया कि हम आपको 10 करोड़ रुपया मंजूर करा देंगे, 5 करोड़ रुपया तो हम ले लेंगे। अब 5 करोड़ रुपया में आप 10 करोड़ रुपए का काम कीजिएगा, जो जो दिखाना हो दिखाइएगा। इस तरह की बात हुई थी, और उसमें हमारे साथी का उस बातचीत में, जो साल भर बातचीत चली, उसमें तो 2-3 लाख रुपया खर्चा भी हुआ, और फिर बाद में वो रुपया दंड हो गया एक तरह से। ये एनजीओ मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन आप गाली दे के ही क्या करिएगा, क्योंकि एक एनजीओ का ही तो मामला नहीं है, हर मामले में तो इसी तरह हो रहा है। तो व्यवसायीकरण, समाज सेवा भी व्यवसाय के दिशा में चली गई है, जबकि पुराने जमाने में व्यवसायी भी समाज सेवा मान कर करते थे। व्यवसायी को छोड़ दीजिए ना भाई, मीडिया, अखबार पूरी तरह व्यवसाय हो गया है। ये सब सारी समस्याएं हैं। अगर इन समस्याओं को गिनाएंगे, रात भर चर्चा चलती रहेगी। लेकिन हमें समस्या बताना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है इसका समाधान करना। यस। इसके समाधान के लिए आप लोगों ने सुझाव दिए हैं। भाई, समाधान तो केवल एक ही है हमारे पास, कि हम वर्तमान अराजक परिस्थितियों में, अराजक मतलब हम राज्य के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, सामाजिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से जो अव्यवस्था बनी हुई है एकदम से, मतलब विचार शून्य। आपको एक बात मैं ये बता दूं कि पहली बार भारत में पिछले 200-400 वर्षों के अंदर पहली बार आप लोगों के साथ जुड़कर मैंने कुछ ऐसी
ऐसे निष्कर्ष निकाले हैं कुछ, जो हम सारी दुनिया को निर्यात कर सकते हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है। भारत का कोई विचारक दुनिया को निर्यात करे, ये तो असंभव माना जाता है। लेकिन हम इसको संभव करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होगी। भाई, हम तीन चार बातें अगर प्रस्तुत कर दे, अभी भी दुनिया के पास नहीं है। आप बताइए, दुनिया में अपराध, गैर कानूनी और अनैतिक, तीनों का अंतर कहाँ है? किसके पास है? किसी के पास नहीं है। संविधान की डिफिनीशन क्या होगी? कहीं नहीं है अभी तक। मैं शायद 10-12 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले मान लीजिए, रामवीर जी कर रहे थे एंकरिंग, और 3 लोग प्रमुख लोग उसमें वक्ता थे। एक मैं, एक थे सुभाष कश्यप, आप नाम सुने होंगे, अब तो बहुत वृद्ध हो गए, और एक थे राम बहादुर राय। ये 3 लोग, 3 लोगों के बीच में डिस्कशन हो रहा था, और यही प्रश्न उठाया रामवीर जी ने कि संविधान की परिभाषा क्या होगी। मैंने तो बता दिया, और ये दोनों लोग नहीं बता सके और स्वीकार भी नहीं किए जल्दी, और इनकार भी नहीं किए। इनकार भी कर जाए कि नहीं ये गलत है, तो कर ही नहीं सकते हैं। स्वीकार भी नहीं किए, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है। ये तो एक मैंने आपको उदाहरण दे दिया। ऐसा कई जगह पर हम लोग वैचारिक धरातल पर निर्यात करने की स्थिति में हैं। यही इसका समाधान होगा। लेकिन हम अभी स्वयं इस स्थिति में नहीं हैं कि हम चुनौती दे सके, खुलकर अभी सामने आ जाएं। अपने अंदर इतना भी आत्मविश्वास नहीं है, या जो भी परिस्थिति हो। चलिए, धीरे धीरे ये तो होता रहेगा। लेकिन एक बात आप सोच लीजिए कि इसका समाधान सिर्फ यही है कि वर्ण व्यवस्था का पहला भाग, जिसको हम मार्गदर्शक कहते हैं, जिसको हम ब्राह्मण कहते थे, ब्राह्मण या मार्गदर्शक, उसका अभाव सारी समस्या की जड़ है। सिर्फ एक। बाकी आपके राजनेता हैं पर्याप्त, दुनिया से कंपटीशन कर लेंगे, व्यापारिक क्षेत्र में भी कंपटीशन कर लेंगे, श्रम के मामले में भी कर लेंगे, अन्य और मामलों में भी भारत दुनिया से कंपटीशन कर लेगा। लेकिन हमारे पास अभाव हुआ है विचारकों का, और विचारकों की जगह पर जो लोग अपने को विचारक घोषित कर दिए, उनकी नीयत खराब थी। अब इसका समाधान क्या होगा? तो हमें एक ऐसा, इसको आप ब्राह्मण सभा कहिए, मार्गदर्शक मंडल कहिए, जो भी नाम देना हो दीजिए, एक हम लोगों को बनाना पड़ेगा
जो बन रहा है आज भी, अगर इसमें 15 लोग करीब करीब जुड़े हुए हैं अभी, तो अगर 15 लोग भी जुड़े हुए हैं और प्रतिदिन जुड़ रहे हैं, इसका मतलब हमारी नींव लगातार मजबूत हो रही है। मैंने आज रामवीर जी को और ज्ञानेंद्र जी को भी मैंने फोन किया कि भाई एक बात ये तो हमको बताइए, आप लोग दोनों आदमी, दोनों विचारक हैं, ज्ञानेंद्र जी और रामवीर जी। मैंने ये फोन किया कि आप हमको सोच करके यह बताइए कि ब्राह्मण की परिभाषा क्या होगी, ब्राह्मण या मार्गदर्शक। उसकी अगर परीक्षा ली जाएगी तो उस परीक्षा के लिए क्या क्या क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। प्रश्न बहुत गंभीर है, क्योंकि आम तौर पर आप ये कह देंगे उसको शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए, मेरी दृष्टि से आप फेल हो जाएंगे। वो शिक्षित होना चाहिए ये महत्वपूर्ण है ही नहीं, क्योंकि ये तो परीक्षा ही आप उसकी बचपन में ले रहे हैं, 5 साल 7 साल में। शिक्षित तो उसके बाद होगा। तो वो शास्त्रों का ज्ञाता है कि नहीं, वेद शास्त्र पढ़ता है कि नहीं, इसका कोई परीक्षा में किसी प्रकार का योगदान नहीं होगा। महत्वपूर्ण ये होना चाहिए कि उसकी तर्क शक्ति कितनी जागृत हो रही है, एक। फिर महत्वपूर्ण ये होना चाहिए कि उस व्यक्ति के अंदर, ब्राह्मण में, एक गुण होना चाहिए कि वो मर सकता है, जान दे सकता है, लेकिन मार नहीं सकता। ब्राह्मण की योग्यता क्या मैं बताया, जो मर सकता है, मार नहीं सकता। क्षत्रिय की योग्यता, वो मरने को भी तैयार है, मारने को भी तैयार है। और वैश्य की योग्यता, मरने से भी भाग जाएगा, मारने से भी भाग जाएगा। ये 3 डिफरेंस हैं। इसी तरह हम खोज खोज कर और भी निकाल सकते हैं सत्य बोलने के विषय में। तीनों के सत्य अलग अलग होंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तीनों के सत्य सत्य अलग अलग होंगे। इसी तरह तर्क शक्ति भी तीनों की अलग अलग होगी। ये खोज करके, और इसको खोजने में हमको लगता है कि उन लोगों को हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम लग जाएगा खोज कर निकालने में। आप लोग भी अपना दिमाग लगाते रहिएगा, लेकिन हम लोगों को एक ऐसा बनाना चाहिए, एक चार्ट, कि ब्राह्मण की ये योग्यता होनी चाहिए। मैंने कई लोगों से पूछा, कोई बता नहीं पाया ब्राह्मण की योग्यता। ये मैं आपको कुछ बातें बता दिया, और फिर इस विषय पर और अब चर्चा की तो आगे और सोचेंगे, मैं भी सोचूंगा और आप लोग भी सोचेंगे। लेकिन एक बात मैं लास्ट में आपसे जरूर निवेदन करूं कि
विचारकों का अभाव सारी समस्या की जड़ है। और इसका सिर्फ एक समाधान है कि कुछ विचारक, गंभीर चिंतक समाज में तैयार हों। बस इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। और यह सारी दुनिया का उपाय है, केवल भारत का ही ये मामला नहीं है। तो ये मैं आपको मोटी मोटी बात बता दिया। आपको अगर कोई बात पूछनी हो तो आप और पूछ लीजिएगा। कोई प्रश्न करना हो तो कर लीजिएगा बस। फिर बाकी आपकी आपकी चर्चा तो चलती रहेगी। अभी तो लोग बोले ही नहीं है और लोग। हेलो। जी हाँ बताइए। बताइए, प्रश्न हो तो बताइए कोई। हाँ, मेरा एक प्रश्न है बाबा जी कि ये जो इसमें लाइन आई है, दूसरा जो बिंदु है कि ज्ञान जो होता है मतलब वो आत्मनिर्भर बनाता है व्यक्ति को और सुविधा जो है उसको आश्रित कर देती है। तो क्या ये बात आज के समय में हमारे आज भारतीय समाज पर, भारतीय जनता पर लागू नहीं होती है कि यदि ज्ञान उसको आत्मनिर्भर बना देता है और ज्ञान उसको हो जाए तो मुझे लगता है कि उसकी कम से कम 60% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्योंकि हमारे भारत के लोग बड़े स्वाभिमानी हुआ करते थे पहले, बड़े परिश्रमी हुआ करते थे। मतलब एक मजबूत व्यक्तित्व के लिए ज्ञान होना, स्वाभिमानी होना और आत्म मतलब ये परिश्रमी होना, ईमानदार होना, ये हमारे भारतीयों के जीवन में था। मतलब जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग मानते थे अपने व्यक्तित्व का। ये गुण जिनमें नहीं होते थे उस व्यक्ति को मतलब बुरा बुरा व्यक्ति समझा जाता था। हमारा जो भारतीय मनुष्य जीवन को देखने का एक जो नजरिया था। तो ये ज्ञान होने से मुझे मतलब आज का जो समय है, जो आज की मतलब ये आपका समस्या आपका आती है। प्रश्न क्या है? मेरा आप प्रश्न प्रश्न यही है बताइए ना। कि आज का जो समस्याएं है समाज की, मनुष्य की, आज की जो आम जनमानस की समस्याएं हैं, क्या वो ज्ञान ना होने के कारण नहीं है? और यदि ज्ञान हो जाए तो ये जो समस्याएं हैं जो हम रोज चर्चा भी करते हैं, क्या ये कम नहीं हो जाएंगी हाँ ज्ञान बताइए तो होने से? ब्रजेश जी, आप इनका प्रश्न, इनका इनका कहना प्रश्न क्या है? इनका कहना है आज की जो समस्याएं हैं वो इस कारण से है कि क्या ज्ञान का अभाव नहीं हो गया है। यदि ज्ञान हो जाए तो समस्याएं सुलझ मैं जाएं। मैं क्या बताया? जी वही बताया आपने। बात तो वही है कि एक शिक्षा बढ़ रही है और ज्ञान का महत्व ही खत्म हो गया है। ये तो इसके है ही है इसके लिए कारण बाबा इसका। जी इसके लिए बाबा जी हमको सरकार पे आश्रित होना नहीं छोड़ देना चाहिए क्या? मतलब हम सरकार को ही हर जगह टारगेट में ले आते ना फिर, कि हर चीज के ठीक है, लिए आपको अभी सरकार ही अभी जिम्मेदार। अभी हम टाइम देंगे ना। जी अभी इसके बाद बोलने का आपको समय मिलेगा, अभी 5 मिनट बाद। किसी को ठीक और है बाबा कोई जी। बात पूछनी है क्या? हमारा एक सवाल है। जी हाँ बताइए। बताइए। मेरा सवाल यह है कि 2 दिन पहले एमपी की भाजपा सरकार ने राम को राम और द्रोणाचार्य को जातिवादी कहा है, अब ट्वीट दिया है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, क्या क्या प्रश्न है ब्रजेश जी का? 2 दिन पहले। अ, मध्य प्रदेश की सरकार बोल रहे हैं ना। हाँ, मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया है? द्रोणाचार्य और भगवान राम को जातिवादी बताया है द्रोणाचार्य को? और भगवान राम को जातिवादी बताया है। होगा भाई, हमको नहीं पता है अभी इस बात। मैं कुछ सुना नहीं हूं, इसलिए मैं इस विषय में
कुछ टिप्पणी कर नहीं पाऊंगा। हेलो। फिर हाँ बताइए श्रीकांत जी। मैं ये कह रहा हूँ, आपका जो अभी व्याख्यान हुआ उसमें से है। पहला तो वो आपने कहा कि साम्यवाद बढ़ रहा है, तो बहुत बहुत आजकल बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि साम्यवाद भी भारत में अपना 100वां वर्षगांठ मना रहा है, और आरएसएस भी अपना 100वां वर्षगांठ मना रहा है। और 100 साल में आरएसएस इतना बड़ा विशाल हो गया कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन गया। और 100 साल में साम्यवाद भारत में कम से कम 6 बार विभक्त हुआ, बटा। और साम्यवाद आज हाशिए पर चला गया है और आरएसएस का वर्चस्व है। तो मेरा ये कहना है कि साम्यवाद का अब दिन गया। और दूसरी बात मेरे को ये कहना, ज्ञान पर आप बोल रहे थे, और ज्ञान कर्म मैंने वर्ण संस्कार को लेकर के, तो अभी अभी मैं गीता जी का पाठ किया हूँ अभी अभी। उसमें 4 चीज उन्होंने भी महत्वपूर्ण बताया है। एक नंबर एक नंबर पर ठीक है उन्होंने कहा कि, वो आप थोड़ी देर बाद श्रीकांत जी। और 2-3 लाइन है। बात नहीं, आप थोड़ा सा रुक जाइए। अगर हाँ। किसी को और कोई प्रश्न करना हो तो बताइए, नहीं तो आप लोग चर्चा शुरू करिए। नमो नमः। एक प्रश्न हमारा है। जी हाँ बताइए। विचार, प्रश्न करिए केवल। हाँ, विचारों का आयात निर्यात नहीं हो सकता है। यह हो सकता है कि सभ्यता संस्कृति का जो है कि पहुंच बनाया जाए। देखिए विचारों का निर्यात नहीं हो सकता है। हाँ। तो विचारों का निर्यात नहीं होगा। जब आपके पास विचार होंगे तो दुनिया के देश उसका आयात करेंगे। आप निर्यात क्या करिएगा? हमारे कहने का तात्पर्य है कि विचारों का आयात निर्यात नहीं, जो विचारों से संस्कृति स्थापित होती है उसकी पहुंच बढ़ाई हाँ हाँ। जाती है विदेशों तक। नहीं हमारे मैं कहने का सहमत मतलब हूं है। इस बात से कि विचारों का निर्यात नहीं होता है, लेकिन आयात होता है। तो जब हमारे पास विचार नहीं थे तो हम विदेशों से ले रहे थे। अच्छा, अब तो धीरे धीरे जब हमारे हम पास मूल रूप हम से हम होने शुरू हो गए। हम विचारों को न करके सभ्यता का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने नहीं पश्चिमी सभ्यता ली, और जिससे हम पीछे नहीं, हुए, देखिए और भी हम सभ्यता अपनी अलग सभ्यता विषय है। लेके तो आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ। सभ्यता एक अलग विषय है, विचार एक अलग विषय है। विचारों का केवल समझा जा सकता है, उसका आयात निर्यात कहाँ होता है। आयात निर्यात का संबंध जो है कुछ चलिए आय खैर, और व्यय से भी होता जो है। भी होगा वो आप हम्म। लोग चर्चा करिएगा। ठीक है। ठीक है, तो अब आप ब्रजेश जी आगे चलाइए। बाबा जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ बताइए। क्या ब्राह्मण की परिभाषा अलग अलग कालखंड में अलग अलग नहीं हो सकती है? ये ब्राह्मण की परिभाषा वाला विषय आप बाद में लीजिएगा। जी ठीक है। आज आज अगर इसको लेंगे ना तो ये कहीं कहीं तक पहुंच ही नहीं पाएंगे हम लोग। जी 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 ठीक है। इसको हम लोग एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद कभी किसी दिन लेंगे जी तो जी ठीक रहेगा। जी ठीक है। कोई और साथी बताएं, किसी कोई बात हो, क्योंकि कोई अभी प्रश्न? अभी मैं खुद ही क्लियर नहीं हूं तो मैं इस विषय में क्या बताऊंगा आपको, बताइए। जी बाबा जी, कोई और साथी बताएं। भैया मुझे बोलना है 2 मिनट। जी बताइए। देखिए अभी चर्चा में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई थी। बाबा जी जब अपना वो दे रहे थे तो ये बात आई थी कि हमने मतलब बाहर से साम्यवाद को स्वीकार कर लिया क्योंकि हमारे पास कुछ था ही नहीं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे पास तो बहुत कुछ था, जगत गुरु था भारत, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया, या यूं कहेंगे कि मौका ही नहीं दिया गया।
का समाधान हमारे भारत में आयुर्वेद में योग दर्शन में था कि मनः चिकित्सा, जो मेंटल हेल्थ मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं उनका भी हमारे पास सब कुछ सॉल्यूशन समाधान सब मटेरियल था। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास भारत के पास कुछ था नहीं। भारत जगत गुरु बनने का में पूर्ण समर्थ रहा था उससे पहले। बस यही बोलना है मुझे। ठीक है, जो आप कह रही हैं बाबा जी ने भी वही बात कही है। कोई और साथी हम्म। बताए। मैं बोल सकता हूँ। जी बताइए विपुल जी। जो मेरी बात है, अभी श्रीकांत जी ने एक बात कही कि वामपंथ है का अंत हो रहा है या वो बहुत कमजोर हो चुका है। उनकी बात सही है अगर हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात करें, लेकिन अगर हम सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि वामपंथ अपनी जड़ें जमा रहा है। अब बोलिए कैसे? देखिए, आज हमारे देश में लैंगिकता को मान्यता मिल गई, विवाहेतर संबंधों को मान्यता मिल गई। आज हमारे न्यायपालिका में, एडमिनिस्ट्रेशन में वामपंथी भरे पड़े हैं और उनका जो नैरेटिव है वो समाज पे हावी है। आज हमारे बच्चे क्या हो चुके हैं? वो खो चुके हैं। एक वो सेकंड। पूरी तरह से अपनी जड़ों से कट चुके हैं। तो मेरा मानना है कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से वामपंथ मजबूत हुआ है। हाँ, भले राजनीतिक रूप से वो कमजोर हुआ है, लेकिन इस बारे में वो मजबूत है। धन्यवाद। जी कोई और साथी बताएं, किसी को कोई बात रखनी है। शायद मुझको कोई भी साथी बताएं, किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न रख सकते हैं। देखिए मैं एक बात रखना चाहूंगा। समाज सेवा पूरी तरह से निस्वार्थ है, होनी चाहिए। हम लोग दो शब्द सुनते हैं, एक स्वार्थ और एक सेवार्थ, और एक है निस्वार्थ। लेकिन आप देखेंगे व्यवस्थाओं के मूल में मानवीय स्वभाव का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। दुनिया में जितनी भी संस्कृतियां हैं, सभ्यताएं हैं, वो इसी कमजोरी का लाभ उठा करके स्वयं को प्रचारित करती हैं। या विपुल जी ने जो कहा, एडवर्टाइजमेंट कंपनियों के बारे में कहा, बॉर्नविटा के बारे में कहा, तो वो क्या करते हैं, मानवीय कमजोरियों कमजोरियों का ही लाभ उठाते हैं। एक उदाहरण समझ लीजिए कि आप सामान्य परिस्थिति में कभी ओझा के पास नहीं जाएंगे, झाड़ फूक करने वाले के पास नहीं जाएंगे। लेकिन जब आप हर जगह से थक हार जाते हैं ना, तो आपको लगता है लास्ट टाइम वहां भी ट्राई कर लिया जाए। अर्थात आपके ऊपर जब मुसीबत आती है, समस्या आती है, उस समय व्यक्ति का बुद्धि, उसका विवेक जो है ना, वो समाप्त हो जाता है। जो विटामिन की बात करी उन्होंने, दाल से भी मिल सकता है और प्रोटीन पाउडर से भी मिल सकता है। देखिए होता क्या है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, और आप मरीज हैं, तो मरीज को वो कह देगा कि भाई आप प्रोटीन पाउडर लीजिए। अब समस्या ये है, वो तो मरीज है, तो मरीज है तो वो पहले से परेशान है। तो जो पहले से परेशान है वो प्रेस्क्राइब्ड को फटाफट सुन लेगा कि हाँ ये जो बोल रहे हैं वही ठीक है, क्योंकि उसको तो वास्तव में इमरजेंसी में आवश्यकता है। और आप देंगे उसे सिंगल प्रोटीन, देंगे सिंगल प्रोटीन को
स्थिति परिभाषाओं की है दुनिया में। हम लोकतंत्र की बचपन से एक ही परिभाषा सुन रहे हैं, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। बार बार सुनते 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 हमारे दिमाग में वही बैठ जाता है कि वो लोकतंत्र की तो यही परिभाषा है। हम बचपन से समाज की यही परिभाषा सुन रहे हैं कि ये ब्राह्मण समाज है, बनिया समाज है, ये बहुजन समाज है, ये अल्पसंख्यक समाज है। तो बार बार सुनते सुनते क्या होता है, वो दिमाग में बैठ जाता है। यही एडवर्टाइजमेंट का तरीका होता है और उसका मूल कारण है मानवीय कमजोरी। अर्थात जो दिखाया जा रहा है उससे आप प्रभावित ना होकर के बाहर निकल करके सोचेंगे, विचार करेंगे, तभी तो आप नई परिभाषा बना पाएंगे। और जो परिभाषा 70 साल से रटाई जा रही है, आप उससे ऊपर सोचेंगे ही नहीं तो नई परिभाषा निकलेगी ही नहीं। तो कोई भी व्यवस्था मानवीय स्वभाव का लाभ उठा करके आपके मस्तिष्क को रीड करती है, उसके हिसाब से डिजाइन किया जाता है। मैंने देखा एक मैकडोनाल्ड की कंपनी, उसने उसने क्या किया कि उसने देख ये एक शोध किया कि जो लोग सुबह सुबह जाते हैं काम पर, जो जाते हैं, तो उन लोगों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहती है? सुबह सुबह जो है नाश्ता करने का समय नहीं रहता है, उन लोगों के पास जल्दीबाजी में रहते हैं। तो उस कंपनी ने क्या प्लान निकाला, उसने देखा कि कुछ ऐसा फूड बनाया जाए जिसका कवर भी खा सकते हैं और उसको क्या कहते हैं, आप कैरी करके गाड़ी में लेके भी जा सकते हैं, और आप वो लिक्विड जैसा आप पीते रहेंगे, आप गाड़ी भी चला रहे हैं, तो गाड़ी चलाते चलाते तो आप क्या करते हैं। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा मनुष्य की आवश्यकता, वो आवश्यकता को देख रहे हैं। जितनी भी कंपनियां हैं या जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो सबसे पहले क्या टारगेट करते हैं, वो आपकी आवश्यकता को टारगेट करते हैं। इसी प्रकार से जो भौतिकवादी व्यवस्था है हमारी, जो अर्थ का युग चल रहा है, पूंजीपतियों का युग चल रहा है, उनका प्रभाव चल रहा है हमारे विचारों पर, वो सबसे पहले ह्यूमन को रीड करते हैं, उसकी आवश्यकता को। वो उनको पता है व्यक्ति को सुविधा चाहिए, स्वतंत्रता नहीं चाहिए, व्यक्ति स्वतंत्रता की मांग करता भी नहीं है। तो जो कोटेशन में ही बात आया है कि व्यक्ति को गुलाम बनाया जाता है, सारी की सारी सुविधाएं दी जाएंगी, राज्य का मुखाक्षेप किया जाएगा। तो उसे मुखाक्षेपी इसीलिए किया जाता है क्योंकि उन्हें व्यक्ति की कमजोरी का पता है कि व्यक्ति सुविधा के पीछे भागेगा। इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। मैंने अपनी बात रख दी है, कोई साथी रखना चाहे तो वो रख सकते हैं, प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, एक बात हम कहना चाहेंगे, 2 मिनट जी लगेगा। बताइए। प्राणी हीलिंग पर, प्राणी हीलिंग एक ऐसी व्यवस्था है, आज जैसे आपने अभी ओझा और झाड़ फूक की बात बीच में ही है। प्राणी हीलिंग एक आधुनिक चिकित्सा में मान्यता प्राप्त व्यवस्था है, उसको आप जो है कि आधुनिक ओझाई कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि व्यक्ति को मन बुद्धि भाव से इतना स्वस्थ स्वस्थ और सशक्त बनना होता है कि उसका प्राण इतना शक्ति इतना प्रवाहक हो जाए, किसी को स्पर्श करके उसके प्राणों को जो है कि परिमार्जित कर सके, उसको बल प्रदान कर सके। तो हालांकि जो है कि जो पहले पारंपरिक कुछ ऐसी व्यवस्था रही होगी प्राणी हीलिंग का, बाद में उसको विकृत होकर के व्यवसाय में ले लिया। पहले तो यह अनादिकाल से रहा होगा, तो यह एक स्वास्थ्य उपचार के लिए एक निस्वार्थ भाव से प्राणी हीलिंग में वही व्यक्ति कर सकता है जो